So our next topic is solution of solid in solid, that is the solid solution. अब solution of solid in solid का क्या मतलब है कि ऐसे solution जिसमें solvent क्या हो, solid हो, राइट. लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमन हम एग्जांपल्स लेके चलते होते हैं ना, वो उनका लेके चलते हैं जिसमें सोल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी क्या है आपका, सॉलिड है. फॉर एग्जांपल एलोइज. तो जो आपके सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं या फिर जो सॉल्यूशन होता है सॉलिड इन सॉलिड का, वो दो तरीके से, दो टाइप्स में आप उसको क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो. फर्स्ट वन आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड, और सेकंड वन आपके पास क्या है, इंटरस्टिशियल सॉलिड. तो हम डिस्कस करते हैं कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स क्या होते हैं. सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें कोई एक लैटिस साइट है और उस लैटिस साइट्स में जो अदर एटम है ना, जो आप ऐड कर रहे हो, वो क्या करें, जो होस्ट एटम प्रेजेंट थे लैटिस साइट में, उसको रिप्लेस कर दें. उसको रिप्लेस करने से जो नया सॉलिड बना ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड. फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे था आपके पास एक लैटिस. अब क्या होगा, इसके किसी भी एक या दो होस्ट एटम को कोई नया एटम क्या कर दे, रिप्लेस कर दे. इस तरीके से जो ये बना, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड, राइट. अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, ब्रास, ब्रोंज, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एग्जांपल, राइट. और इंटरस्टिशियल सॉलिड्स क्या होता है कि इंटरस्टिशियल सॉलिड्स के अंदर कोई भी लैटिस साइट है. अब जो अदर एटम है ना, जो आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, उसके एटम का साइज छोटा होने की वजह से तो वो लैटिस की इंटरस्टिशियल साइड्स को, यानी कि वॉइड को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं. और इस तरीके से जो सॉल्यूशन बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे लेके चलो कि आपका कोई लैटिस है. अब जो ये वॉइड है, जो स्पेस है, जिसको हम इंटरस्टिशियल साइड्स बोल रहे हैं, अगर इसमें आपके क्या होते हैं, अदर एटम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जो ये बनाना, इसको आप क्या बोलोगे, इंटरस्टिशियल सॉलिड बोलोगे. अगर एग्जांपल की बात करूँ तो इसका एग्जांपल है टंगस्टन कार्बाइड, WC. जो यहाँ पे टंगस्टन है वो तो सिंपल FCC लैटिस के अरेंजमेंट में होता है, और कार्बन का स्मॉल साइज होने की वजह से वो क्या करेगा, इस लैटिस में जो आपके इंटरस्टिशियल साइड्स है, जो वॉइड प्रेजेंट है, उसको ऑक्यूपाई कर लेगा. तो इस तरह के सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड्स बोलते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड रोल्स लॉ. रोल्स लॉ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा भी गया है. रोल्स लॉ को हम दो कंडीशंस में डिफाइन करते होते हैं. फर्स्ट वन इज़ फॉर वॉलेटाइल सोल्यूट एंड सेकंड वन इज़ द फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, राइट. और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि हेनरीज लॉ और रोल्स लॉ में क्या सिमिलरिटी है एंड क्या डिफरेंस. तो ये सारी चीज़ें हम सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बाद में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं. लिक्विड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या हो, आपका लिक्विड हो, और सोल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और लिक्विड भी हो सकता है. अब बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इवैक्यूएटेड कंटेनर को लेके चलते होते हैं. इवैक्यूएटेड कंटेनर से हमारा क्या मतलब है कि जिसमें हम वैक्यूम की कंडीशंस को क्या करते हैं, अप्लाई कर देते होते हैं. अब जो ये इवैक्यूएटेड कंटेनर है, इसको हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर थर्मोस्टेट में क्या कर दिया, रख दिया. और इस कंटेनर के साथ हमने मोनोमीटर को अटैच कर दिया. मोनोमीटर हमें क्या बताएगा, मोनोमीटर हमें प्रेशर के बारे में बताएगा. तो अब क्या होता है, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता रहता है, तो जो वेपर है ना, वो प्योर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, आइदर प्योर लिक्विड ले रहे हैं और सॉल्यूशन ले रहे हैं. और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता रहता है, तो वेपर की क्वांटिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है. और एक टाइम ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसे आती है कि जो वेपर है ना, वो आपके क्या हो जाते हैं, कॉन्स्टेंट हो जाते हैं. ठीक है. अब वो कांस्टेंट जब हो रहे हैं, तो उस टाइम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, एग्जिस्ट कर जाती होती है. डेट मीन्स जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है ना, वो किसके इक्वल हो जाती है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, राइट. तो उस स्टेज पे जो वेपर प्रेजेंट है, राइट, वो क्या करेंगे, लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे. और जो वो प्रेशर एक्सर्ट किया गया, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं.
तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड और सॉल्यूशन इज द प्रेशर exerted by the vapor in equilibrium with the liquid solution at a particular temperature. तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? वेपर प्रेशर. अब ये वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है हम उसको डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली दो फैक्टर्स हैं जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है. फर्स्ट वन इज़ द नेचर ऑफ लिक्विड, सेकंड वन इज़ द टेम्परेचर. मैं ऑलरेडी ये बात बताती होती हूँ स्टूडेंट को, जब भी आप नेचर ऑफ आप किसी भी सब्सटेंस के नेचर की बात करो, डेट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. तो अगर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो उसके पार्टिकल्स ईजिली वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, और अगर वेपर नहीं बनेंगे तो प्रेशर भी आपका क्या होगा? कम होगा. तो डेट मीन्स अगर आपको मैक्सिमम वेपर प्रेशर चाहिए या ज़्यादा वेपर प्रेशर चाहिए तो उसके लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए. डेट मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेपर प्रेशर. जो सेकेंड टर्म है डेट इज़ द टेम्परेचर. जो टेम्परेचर है ना डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर. हाउ? अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है ना तो डेट मीन्स पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल इजीली वेपर फॉर्म में क्या होंगे? कन्वर्ट होंगे. अगर जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? आपका वेपर प्रेशर हो जाएगा. तो इसलिए टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर. और नेक्स्ट टॉपिक इज रोल्स लॉ इन केस ऑफ वोलेटाइल. तो रोल्स लॉ को सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम डेरिवेशन करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या बात करते होते हैं कि अगर हम कोई ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें लिक्विड इन लिक्विड है और उसके बोथ कंपोनेंट आपके क्या है? वोलेटाइल इन नेचर, राइट. अगर दोनों कंपोनेंट आपके क्या होंगे? वोलेटाइल इन नेचर होंगे, तो जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आएगी ना तो दोनों कंपोनेंट ही क्या करेंगे? वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे. और जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया गया बाय पर्टिकुलर कंपोनेंट हम उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट. अब बात आ रही है रोल्स लॉ की इन केस ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट. तो रोल्स लॉ क्या स्टेट करता होता है? रोल्स लॉ ये कहता होता है कि आप कोई एक सॉल्यूशन ले रहे हो और उसके दोनों कंपोनेंट क्या है? वोलेटाइल इन नेचर. तो जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा किसी भी कंपोनेंट के थ्रू वो किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन अ प्योर स्टेट. तो इसको हमने क्या बोला? रोल्स लॉ. आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? रोल्स लॉ इन केस ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट स्टेट दैट द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय any component is equal to the mole fraction of that component multiplied by the vapor pressure of that component in pure state. अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम assume कर लेते हैं PA. This is the partial vapor pressure of A component, right? PB हमने क्या माना? Partial vapor pressure of B component. और हम क्या लेके चलते हैं? XA और XB. These are the mole fraction of component A and component B respectively. और PA note and PB note. These are the vapor pressure of the component in pure state. तो according to Rolle's law क्या होगा? PA is equals to XA PA note. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. और PB क्या हो जाएगा? XB PB नोट. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो किसी सॉल्यूशन में ये दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं तो उसका टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? अगर मैं PS से डिनोट करूँ विच इज इक्वल टू PA प्लस PB. हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं XA PA नोट प्लस XB PB नोट, राइट. अब हमें पता है XA प्लस XB किसके इक्वल होता है? 1 के. तो XB कितना हो जाएगा? 1 माइनस XA. और सिमिलरली XA किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस XB. हम XA की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो PS क्या आया? 1 माइनस XB मल्टीप्लाई बाय PA नोट प्लस XB PB नोट.
जब हम इसको सोल्व करेंगे पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी प्लस एक्स बी पी बी नोट, पी ए नोट एज इट इज़ हमने क्या किया, एक्स बी को कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा पी बी नोट माइनस पी ए नोट, ये चीज़ आ जाएगी। तो अब हम क्या देख रहे हैं, जो पी ए नोट है और पी बी नोट है ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ये आपके किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो जो पी एस है वो क्या हुआ, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स पी हो गया, राइट। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, हम लेके चलते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ हमने क्या ले लिया, पी ए नोट, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, पी बी नोट। एक्स ए 1 और एक्स बी क्या हो जाएगा 0, और अगर एक्स बी 1 है तो एक्स ए क्या हो जाएगा 0। तो हम तीनों इक्वेशन से क्या देख रहे हैं कि जो आपका प्रेशर है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यहाँ 3 लाइन आई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट लाइन है वो कौन सी इक्वेशन को जस्टिफाई कर रही है, पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नोट, जबकि सेकेंड लाइन क्या है, पी बी इज इक्वल्स टू एक्स बी पी बी नोट, और थर्ड जो आपका क्या होगा, पी एस इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ये आपका ग्राफ आ जाए। अब हम कुछ कंडीशंस लेके चलते हैं। अगर मैं ये मान के चलूँ कि जो आपका एक्स ए है वो क्या है 1 के इक्वल, अगर x से 1 के इक्वल होगा तो इससे हमें क्या पता लगता है, एक्स बी क्या हो गया 0। तो अगर हम इसको इक्वेशन में पुट करें तो पी एस किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू में 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या आएगा 0। तो पी एस किसके इक्वल आ गया, पी ए नोट एक्स। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी कौन सा, ए। तो डेट मीन्स जब एक्स भी 0 है उस टाइम जो आपका सॉल्यूशन है उसमें एक ही कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, वो भी प्योर फॉर्म में। सिमिलरली अगर मैं ऐसे लेके चलती हूँ, मैं एक्स ए को 0 बोलती हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी एस इज इक्वल्स टू पी ए नोट मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस पी बी नोट एक्स बी, अगेन 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग 0। तो पी एस किसके इक्वल आ गया, पी बी नोट एक्स बी, यानी कि यहाँ पे भी ओनली एक प्योर कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, डेट इज बी। तो ये तो आपकी कुछ कंडीशंस हो। अब अगर मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूँ, जो रोल्स लॉ है ना आपका, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एप्लीकेबल है, जहाँ पे आपके जो दो कंपोनेंट है आपस में मिसिबल ना हो। अगर दोनों कंपोनेंट आपस में कम्प्लीटली मिसिबल है, वहाँ पे आपका रोल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात, रोल्स लॉ आपका आइडियल सॉल्यूशन के केस में एप्लीकेबल होता है, राइट। तीसरी बात क्या है कि अगर आपको वेपर फेस में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कंपोजिशन निकालनी है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल प्रेशर। हम एज्यूम करके चलते हैं वाई ए, दिस इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इन वेपर फेस, राइट। तो वाई ए की वैल्यू क्या होगी, पी ए अपॉन में पी ए प्लस पी बी, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन में टोटल वेपर प्रेशर। सिमिलरली वाई बी क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी, यही हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टोटल वेपर प्रेशर, तो वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन में पी टोटल। तो पार्शियल प्रेशर आप कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन वेपर फेस मल्टीप्लाई बाय पी टोटल, और पी बी आप कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ बी कंपोनेंट इन वेपर फेस मल्टीप्लाई बाय पी टोटल। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। किसी भी सॉल्यूशन में जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है किसके साथ, जब कंपोनेंट में मोल फ्रैक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
ये तो बात होगी रोल्स लॉ इन केस ऑफ वोलेटाइल सॉलिड। अगर मैं बात करती हूँ सेकंड रोल्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल, वो वेपर की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, यानी कि वो वेपर प्रेशर को एक्सर्ट नहीं करेगा। इसको हम दो तरीके से समझते हैं, एक तो क्वालिटेटिवली, एक क्वांटिटेटिवली। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिवली। मैंने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, उसमें आपके पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट, राइट। जैसे ही आप इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी है वेपर फेज में, उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहाँ पे सरफेस पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अब यहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो कम होंगे और सॉल्यूट के पार्टिकल क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो वो क्या हो जाएगा, अब जो आपको वेपर मिलेंगे ना, वो किसकी वजह से मिलेंगे, ओनली सॉल्यूट की वजह से, सॉल्वेंट की वजह से, तो वेपर प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रोल्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करूँ तो सबसे पहले मैं क्या लेती हूँ, हम एक कंटेनर लेके चलते हैं, उस कंटेनर में हमने प्योर सॉल्वेंट लिया। जैसे ही आप किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो ना, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो वेपर फेस में कन्वर्ट होने की या वेपर फेस में जाने की एस्केपिंग टेंडेंसी है ना, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, पहले तो यहाँ पे क्या थे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, और सभी पार्टिकल्स क्या है, वोलेटाइल इन नेचर, तो वो वेपर की फॉर्मेशन करेंगे, तो वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो, तो सरफेस के कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से। तो यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या हो गए, कम हो गए, तो और ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या है, वोलेटाइल है, तो वेपर भी क्या होंगे, कम बनेंगे, तो वेपर की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो हमने क्वालिटेटिवली बात की। अगर मैं क्वांटिटेटिवली बात करूँ, इक्वेशन को ड्राइव करूँ, तो अगर मैं रोल्स लॉ की बात करूँ, रोल्स लॉ क्या कहता है, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी क्या था, पी बी नॉट एक्स बी, और टोटल प्रेशर हमने क्या निकाला था, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स। अब ए कंपोनेंट को मैंने मान लिया सोल्यूट, और बी कंपोनेंट को मैं क्या मान रही हूँ, सोल्वेंट। अब सोल्यूट आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल, यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा, डेट इज द पी ए नॉट, वो क्या हो जाएगा, 0। पुट करें इस इक्वेशन में, हमारी इक्वेशन नंबर 1 में, तो पी एस क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अगेन 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग 0 आएगा, तो पी एस क्या हो गया, पी बी नॉट एक्स बी। इज दैट क्लियर। अब हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस में एक्स ए। अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँ तो क्या बना, पी एस इज इक्वल्स टू पी बी नॉट 1 माइनस में एक्स ए। इसको मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन क्या आएगी आपकी, पी एस इज इक्वल्स टू पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स है, ये इक्वेशन आएगी। या आप इसको अगेन ऐसे लिख सकते हो, पी बी नॉट 1 माइनस में एक्स, राइट। अब मैं क्या करूँ, पी एस अपोन में पी बी नॉट ले जाओ, तो क्या बन गया, 1 माइनस एक्स से बन जाएगा, ठीक है। अब 1 में से बोथ साइड में क्या कर देती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो 1 माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 और माइनस एक्स। इसको सोल्व करें, पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी बी नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 से 1 कैंसिल, राइट। तो क्या बना, पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी बी नॉट इक्वल टू एक्स ए। एक्स ए को हमने क्या माना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर माइनस में पी एस, इसको हम बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को हम विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ले लेते हैं, तो ये जो टर्म बनेगी, ये क्या बन जाएगी आपकी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर।
तो रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल आई है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रोल्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। रोल्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट स्टेट दैट द रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इज दैट क्लियर? अब जो रोल्स लॉ है ना, वो स्पेशल केस में हेनरीज लॉ के की तरह बिहेव करता होता है। डेट मीन्स हेनरीज लॉ और रोल्स लॉ में कुछ सिमिलरिटी हो। इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, अगर वेपर प्रेशर ले हम दोनों केस में, अगर हम रोल्स लॉ की बात करें तो रोल्स लॉ में जो वेपर प्रेशर होता है ना फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। और अगर मैं किसकी बात करूं, हेनरीज लॉ की, तो हेनरीज लॉ में क्या होता है, जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के। तो दोनों में क्या हो गया, जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मोल फ्रैक्शन के। तो ये तो इसमें सिमिलरिटी होगी। अब रोल्स लॉ के केस में अगर सोल्यूट आपका गैस होगा ना, तो किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर जाएगा, हेनरीज लॉ की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ये डिफरेंस है कि दोनों के केस में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं ना, वो डिफर होते हैं। रोल्स लॉ के केस में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, जबकि हेनरीज लॉ के केस में जो है वो क्या है, KH है। राइट, तो ये तो आपका क्या था, रोल्स लॉ इन केस ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट।